सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जैसलमेर के पार्ट 4 की बात करेंगे, मतलब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। अब तक हमने जिले के अंदर जिले का परिचय देखा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ी, उसके बाद में हमने इतिहास की बात की, उसके बाद में हमने दर्शनीय और पर्यटन स्थलों की बात की। लेकिन बाद में कुछ ऐसे तथ्य बच जाते हैं जो इन 3 क्लासों में नहीं आ पाए, ना पर्यटन स्थलों में, ना इतिहास में और ना ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो यहाँ पर आज हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से उसको आज कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रिंस जी कुमाऊं चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, जय हिंद। जी बिल्कुल। फलोदी से राम राम, राम राम भाई आपको राम राम। भरतपुर से राम राम, हाड़ौती से राम राम, सीकर श्री माधोपुर से राम राम, प्रणाम भाई, प्रणाम आपको भी जी। तो सभी का प्रणाम स्वीकार है और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल, एक निश्चित समय पर आपकी क्लास चालू हो चुकी है आज, बिल्कुल। हाँ, तो अब क्लास के हिसाब से चूंकि जी विष्णु आपको भी प्रणाम, सीकर से राम राम। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जैसलमेर में सागरमल जी गोपा के बारे में। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने महारावल जवाहर सिंह जी के समय देखी। लेकिन यहाँ पर इनसे संबंधित और क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के हिसाब से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इनसे आते हैं। तो यहाँ पर आज हम सागरमल जी गोपा की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो सागरमल जी गोपा से संबंधित यदि हम बात करें तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी कि भाई किस क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे ये, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी ये थे। इसके अलावा और क्या क्या इनसे संबंधित एग्जाम की दृष्टि से इनसे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट इनसे बात करते हैं, थे कहां के, जन्म कहां पर हुआ इनका। तो जन्म हुआ था जैसलमेर के अंदर ही इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके हैदराबाद व जैसलमेर रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध था। इनके हैदराबाद व जैसलमेर रियासतों में प्रवेश पर प्रतिबंध था। भाई हैदराबाद के नवाब और जैसलमेर के महारावल मानते थे कि सागरमल जी गोपा के यहाँ आने पर क्या होता है, क्रांति नहीं भड़क रही है तो भी भड़क जाती है, क्योंकि ये एक वीर रस के एक तरह से ओजस्वी कवि इनको कहा जा सकता है। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनसे एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। पुस्तकें, तो एग्जाम में बार बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है इनकी पुस्तकों के बारे में। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में 3 पुस्तकों का नाम आता है। 3 पुस्तकों में कौन कौन से प्रसिद्ध नाम है उनकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आजादी के दीवाने जो है ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। दूसरी है जैसलमेर का गुंडा राज या जैसलमेर में गुंडा राज, और यही वो पुस्तक थी जिसने महारावल के खिलाफ क्या है, एक तरीके से आवाज उठाई इन्होंने। और इस पुस्तक के माध्यम से जैसलमेर की जनता में जन जागृति का कार्य किया। तो बाद में जैसलमेर रियासत में इनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया। किन्होंने लगाया? महारावल ने लगाया। तो आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, और दूसरा था रघुनाथ सिंह का मुकदमा। तो ये बातें थी सागरमल जी गोपा के बारे में। सागरमल जी गोपा जैसलमेर के निवासी थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 3 पुस्तकें, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडा राज और आजादी के दीवाने नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। इन्होंने माहेश्वरी नवयुग मंडल का भी गठन किया था और जैसलमेर प्रजा मंडल से भी ये जुड़े हुए सदस्य थे। तो ये घटना हुई, इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी ना, स्पेशली ये जो पुस्तक है
बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। ये पुस्तक एक प्रकार से महारावल जवाहर सिंह जी की पोल खोल रही है कि उनका जो शासन है जैसलमेर में वो सही तरीके से नहीं चल रहा है। बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इनको जेल में यातनाएं दी जाती है। और पहले तो ये जैसलमेर से निष्कासित कर दिए गए थे, जैसलमेर से बाहर थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद में पिंडदान के लिए जैसलमेर में बिना अनुमति के आ जाते हैं। और महारावल ने तो मौका पाते इनको गिरफ्तार कर लिया। और जो जेल अधीक्षक थे गुमान सिंह हैं, उन्होंने इनको बहुत सारी यातनाएं दी। और वो एक काला दिन जैसलमेर के इतिहास में हम मान सकते हैं। तो एक डेट की बात करते हैं कि 4 अप्रैल 1946 को इन्हें मिट्टी का तेल है ना, केरोसिन कह सकते हैं, मिट्टी का तेल मिट्टी का तेल छिड़ककर जेल में जिंदा जला दिया। जेल में जिंदा जला दिया। और जेल अधीक्षक उस समय कौन थे? तो जेल अधीक्षक कौन थे? गुमान सिंह हैं। गुमान सिंह जो थे वो जेल अधीक्षक थे, जिनके समय में ये घटना हुई कि इनको क्या किया गया? जेल में जिंदा जला दिया गया भाई। और ये इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद में इसी घटना की जांच के लिए महारावल के ऊपर सवाल उठे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो बाद में इसी घटना की जांच के लिए एक गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। और उस समिति ने क्या किया? बिल्कुल गोल मटोल कर दिया आज की तरह बात को, और एक इस घटना को आत्महत्या करार दिया कि भाई इनको कोई मिट्टी का तेल छिड़क के नहीं जलाया गया, सागरमल गोपा ने आत्महत्या कर ली। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गोपाल स्वरूप पाठक जो समिति है उसने इस संदर्भ में कहा था, जो कि वास्तविकता में एक झूठ बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से हत्याकांड था। जी बिल्कुल। तो ये एक प्रकार से क्या था? हत्याकांड। और समिति का गठन कौन सा किया गया? समिति का गठन किया गया। और समिति थी गोपाल स्वरूप पाठक समिति या आयोग कह सकते हैं, इसका गठन किया गया। इसने निष्पक्ष जांच करते हुए एक प्रकार से पक्षपात तो किया ही था इसमें, क्योंकि महारावल उस समय जवाहर सिंह जी थे और उनके खिलाफ बोलना मतलब एक तरीके से सरकार के खिलाफ बोलना हो जाता है। और आज भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी जजमेंट होते हैं उनके ऊपर जब भी कभी ऑब्जेक्शन होता है तो अधिकांशतः फैसले गवर्नमेंट के पक्ष में ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर महारावल पहले से कौन है? जवाहर सिंह जी हैं। उन्हीं के थानाधिकारी कौन है? गुमान सिंह जी हैं। और बाद में गोपाल स्वरूप पाठक जो समिति है, एक प्रकार से इन्होंने जो निर्णय दिया था वो निर्णय था कि भाई सागरमल गोपा जो है उन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। तो ये संक्षिप्त जानकारी ना होकर के विस्तृत जानकारी किनसे संबंधित? सागरमल गोपा जी से संबंधित। एग्जाम में जब भी जैसलमेर में स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है, इनसे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनता है। बिल्कुल आप शानदार तरीके से इसके नोट्स बना ले। बिल्कुल बात करेंगे। आजादी के बाद में राज्य सरकार ने, या राज्य सरकार क्या सॉरी भारत सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए, इनके बलिदान को सम्मान देने के लिए दिसंबर 1986 में इन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं इन पर डाक टिकट जो है वो कब जारी किया गया? 1986 में जारी किया गया इनके ऊपर। तो ये थी इनसे संबंधित जानकारी। इसके बाद में हम बात करते हैं तेज कवि के बारे में। भाई ये तेज कवि कौन थे? तो तेज कवि इन्होंने जैसलमेरी रम्मत है ना, सिर्फ रम्मत तो बीकानेर की भी हो सकती है। इन्होंने जैसलमेरी रम्मत को प्रसिद्ध बनाया तथा इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्वतंत्रता बावनी नामक
रम्मत गांधी जी को भेंट की, गांधी जी को भेंट की। तो भाई ये प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं रम्मत के। रम्मत एक प्रकार से खेल भी होता है। इन्होंने इस जैसलमेरी रम्मत को प्रसिद्ध बनाया। रम्मत जनरली बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है और इन्होंने स्वतंत्रता बावनी नामक एक रम्मत लिखी और भेंट किनको की, भेंट इन्होंने गांधी जी को की थी। और इनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि पुलिस कमिश्नर जो थे उनके घर के बाहर जाकर इन्होंने एक रम्मत बोली कि कमिश्नर खोल जेल का दरवाजा, ये हिंद की भूमि ना तेरी है ना तेरे बाप की है, हमें भी जेल जाना है। इस प्रकार के जो उक्ति है वो भी इनके संदर्भ में प्रचलित है। जी बिल्कुल। रम्मत जो है प्रारंभ में जैसलमेर में थी, अब जैसलमेर और बीकानेर दोनों जगह मानी जाती है। तेज कवि का संबंध जैसलमेरी रम्मत से है, ना कि बीकानेर की रम्मत से। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है, स्वतंत्रता बावनी की रचना किसने की या तेज कवि का संबंध किससे है, तो यहां पर आपके पूरे फैक्ट क्लियर है। एक बार और क्लास के बाद अपन इसका रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट, रीट की अभी यहां पर प्रश्नोत्तरी चल रही है ऐप के अंदर और फ्री टेस्ट सीरीज पाने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है और इस टेस्ट सीरीज का आपको लाभ उठाना है। इस टेस्ट सीरीज से जो प्रथम 10 विजेता इस टेस्ट सीरीज में होंगे उनको कोर्स, टेस्ट सीरीज और ई नोट्स निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पूरी टेस्ट सीरीज की संपूर्ण जानकारी आज 6 बजे का जो लाइव सेशन हुआ था प्रेम जी सर का, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं आज 6 बजे वाली क्लास का जो वीडियो है जरूर देखें, ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज का आप फायदा लें, क्योंकि इसमें सर ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि एग्जाम जो है अब लगभग संभावित है। आगे भावी क्या रणनीति है रीट के एग्जाम की, सारी बात उस वीडियो के अंदर बताई गई है। जितने भी रीट के साथी हैं उस वीडियो का अवलोकन जरूर करें, टेस्ट सीरीज का लाभ जरूर लें, ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें। भाई जैसलमेर जो जिला है आने वाले समय में पवन ऊर्जा की जो सबसे भावी संभावनाएं हैं वो जैसलमेर जिले की है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं राजस्थान में तो पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो जैसलमेर में स्थापित किया गया। जैसलमेर में कहां पर स्थापित किया गया, तो वो अमर सागर में स्थापित किया गया। तो यहां पर अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो है ये मानी जाती है। राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो देवगढ़ प्रतापगढ़ में मानी जाती है। देवगढ़ राजसमंद में भी है लेकिन वहां पर पवन ऊर्जा परियोजना नहीं है। पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। कई बार देवगढ़ चित्तौड़गढ़ भी लिखा आता है, तो वो प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ का हिस्सा था इसलिए पुराना आंकड़ा है। अब वर्तमान में देवगढ़ जो है वो कहां पर है, वो प्रतापगढ़ में है, जहां पर राज्य की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना संचालित है। यहां पर यदि हम बात करते हैं कि पवन ऊर्जा परियोजना जो है वो यहां पर कब संचालित की गई, तो 21 अक्टूबर 1999 को यहां पर यह स्थापित की गई। राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है और जब यहां पर स्थापित की गई तो 2 मेगावाट का यहां पर संयंत्र लगाया गया था। अमर सागर का बेसिकली संबंध हम देख रहे हैं। अमर सागर झील जो है वो कहां पर है, वो जैसलमेर में है। इसी झील के निकट ये पवन चक्कियां लगी हुई है और यहाँ पर इन पवन चक्कियों में जो टरबाइन लगे हुए हैं, ये पवन चक्कियों का जो संचालन है वो सुजलोन कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इनका संचालन सुजलोन कंपनी द्वारा किया जाता है। सुजलोन कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना जो है, बड़ा बाग की छतरियों की हमने बात की, ये यहाँ पर छतरियां बनी हुई है। इसी के निकट आपको क्या है, पवन ऊर्जा की जो पवन चक्कियां है वो भी देखने को मिलेगी। बड़ा बाग के लिए बेसिकली ये फैक्ट है कि ये शाही शमशान घाट है भाटी शासकों का, यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि होती थी और उनके बाद में उनकी छतरियां भी यहाँ पर बनी हुई है। बड़ा बाग जो है ये भी जिले में स्थित एक पवन ऊर्जा परियोजना है। जैसलमेर जिले में स्थित पवन
ऊर्जा परियोजना। तो यहां पर एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यहां से क्या बनता है कि भाई बड़ा बाग जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो किस जिले में संचालित है या वर्तमान में किस जिले में ये परियोजना स्थित है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना चूंकि राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है, इसलिए इसके बारे में तो डेट भी अपने को ध्यान रखनी होती है। जी बिल्कुल, तो कंप्लीट है ये फैक्ट। जी बिल्कुल, शाही शमशान घाट है, इसकी बात हमने पहले कर ली है बड़ा बाग की, लेकिन बड़ा बाग में जो पवन ऊर्जा परियोजना है उसकी बात हमने नहीं की थी। तो यहाँ पर अमर सागर से संबंधित जो फैक्ट है, बिल्कुल जैसलमेर में बहुत सारी पवन चक्कियां है, बहुत सारे पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं जो सुजलोन कंपनी के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं। ये बड़े बड़े टर्बाइन जो है आपको इसमें फोटो के माध्यम से दिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिरमानिया की, बात करते हैं कि भाई जो बिरमानिया है, बिरमानिया जैसलमेर में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बिरमानिया की हम बात करते हैं। बिरमानिया जनरली यह क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई इतने दिनों तक आपने रॉक फास्फेट के लिए एक ही फैक्ट पढ़ा होगा। रॉक फास्फेट के लिए उदयपुर का जामर कोटड़ा क्षेत्र क्या है, प्रसिद्ध है। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का फैक्ट आ सकता है, राजस्थान में रॉक फास्फेट के लिए कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, और वहां पर जामर कोटड़ा ऑप्शन में हो ही नहीं। तो आपको लगेगा भाई क्वेश्चन गलत है या ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। नहीं भाई, यहाँ पर एग्जामिनर ने बिल्कुल वो आपको जामर कोटड़ा ना पूछ करके बिरमानिया जैसलमेर पूछना चाह रहा है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं दिया। तो यहाँ पर हम रॉक फास्फेट की यदि बात करें, इसके लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जामर कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर है। भाई यहां पर एग्जाम में रॉक फास्फेट पूछा जाए सीधा, रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, जामर कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर प्रसिद्ध है। लेकिन यहां पर यदि ऑप्शन में जामर कोटड़ा न देकर के बिरमानिया हो तो बिरमानिया भी सही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र रॉक फास्फेट के उत्पादन के लिए या रॉक फास्फेट के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा क्षेत्र होगा, बिरमानिया क्षेत्र वो होगा। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं सानू क्षेत्र के बारे में। सानू क्षेत्र या इसे आप सोनू क्षेत्र भी कह सकते हैं। भाई जैसलमेर में स्थित ये क्षेत्र सीमेंट में प्रयोग होने वाले एक पत्थर के लिए ये स्पेशली प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सी ग्रेड का पत्थर पाया जाता है, तो यहाँ पर स्टील ग्रेड का चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है जो सीमेंट उद्योग में उपयोगी है। तो यहाँ पर सीमेंट का संयंत्र भी है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो सीमेंट का हब है वो चित्तौड़गढ़ जिले को माना जाता है। लेकिन भावी सीमेंट के उद्योगों की जो संभावनाएं हैं वो जैसलमेर में जताई जा रही है। यहाँ पर न्यूनतम औद्योगिक विकास है, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां हैं। उसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पर जो भौगोलिक विषमता है वो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर आने जाने के साधनों की कमी है, सड़कों का घनत्व सबसे कम है, इंडस्ट्री कम डेवलप होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण हम वर्षा भी मान सकते हैं, पानी की भी यहाँ पर कमी है और लेबर श्रम की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तो भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर सीमेंट उद्योग जो है वो पनपने की संभावना है, क्योंकि स्टील ग्रेड का जो चूना पत्थर होता है ये सीमेंट के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी माना जाता है। वर्तमान में सबसे ज्यादा सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन भावी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है। तो सभी साथी एक बार इस क्लास को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर जरूर करें। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया गया है सानू या सोनू क्षेत्र के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं पीथला। भाई ये पीथला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पीला ग्रेनाइट, यहाँ पर
पीला ग्रेनाइट पाया जाता है या यहाँ पर भंडार हैं। यहाँ पर पीले जो ग्रेनाइट है, भाई ग्रेनाइट जनरली कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछ लिया जाए पीला ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है, पहला ही ऑप्शन हो जालोर, तो जालोर आपको आंसर नहीं देना है। यहाँ पर वो जैसलमेर के ग्रेनाइट के बारे में पूछ रहा है। पीथला क्षेत्र जो कि जैसलमेर का है, यहाँ पर पीला ग्रेनाइट जो है उसके उत्पादन के लिए ये जगह जानी जाती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं पन्नराज जी की, कि भाई पन्नराज जी जो है उनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्या क्या फैक्टर बन सकता है। पन्नराज जी के बारे में जनरली हम यदि बात करें तो इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है, इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है। और इनका मंदिर जो है कहां पर है? मंदिर है पन्नराजसर के अंदर। और ये पन्नराजसर कहां पड़ता है? पन्नराजसर जैसलमेर में पड़ता है। और इनको लोक देवता के रूप में क्यों माना जाता है? कि मुस्लिम लुटेरों ने ब्राह्मणों की गायों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया, और गौ रक्षा के लिए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो स्थानीय लोगों में इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है। और इनका मंदिर जो है वो कहां पर है? पन्नराजसर में है। और पन्नराजसर कहां है? जैसलमेर में है। तो इन्होंने गौ रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। जनरली हम जितने भी लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं, अधिकांश लोक देवताओं का जो बलिदान है वो गौ रक्षा हेतु समर्पित माना जाता है ना। तो यहाँ पर गौ रक्षा के देवता, गौ रक्षक भी कह सकते हैं, लेकिन गायों के सुरक्षा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों में इनके प्रति लोक देवता के रूप में भी मान्यता है। जी बिल्कुल, गौ रक्षक देवता, जी बिल्कुल। तो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट राली के बारे में। भाई राली क्या है? एग्जाम में इस प्रकार से कल्चर के बारे में आजकल ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। हिस्ट्री के बजाय कल्चर में शॉर्ट प्रश्न दे दिया जाता है। राली क्या है? सीधा प्रश्न आ गया, राली क्या है? आभूषण है, कोई व्यंजन का नाम है, या कोई वस्त्र का नाम है? इस प्रकार से वहां पर ऑप्शन दिए जाते हैं। तो राली क्या है? मेहमानों के आने पर उनके बैठने के लिए बिछाया जाने वाला वस्त्र या कपड़ा जो जैसलमेर क्षेत्र में प्रचलित है। भाई आजकल तो कुर्सियां और सोफों का जमाना हो गया है। एक समय ऐसा था जब राजस्थान के अंदर मेहमान आते थे तो उनको हम चटाई बिछाते थे, है ना। चटाई जो थी शुरुआत में तो घास की बनी होती थी, बाद में धीरे धीरे प्लास्टिक की बनी हुई भी आने लगी, है ना। तो इस प्रकार का मारवाड़ में या स्पेशली जैसलमेर में हम कह सकते हैं एक 1.5 बाई 1.5 फीट का एक वस्त्र होता है जिसे राली कहते हैं। जब भी मेहमान आते हैं तो उनके बैठने के लिए ये बिछाया जाता है और ये स्पेशली अपनी कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बाकी कल्चर में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करें आशापुरा माता की बात करें तो ये आशापुरा माता नाडोल के चौहानों की कुल देवी नहीं है। आशापुरा माता के मंदिर की बात करें, इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर पोखरण के अंदर है। इनका मंदिर पोखरण में है। और क्या विशेषता है इनकी? तो इनको बिस्सा जाति अपनी कुल देवी मानते हैं, कुल देवी मानती है। तो बिस्सा जाति जो है
वो इनको कुल देवी मानती है। और ऐसा कहा जाता है कि बिस्सा जाति की जो महिलाएं हैं वो कभी भी मेहंदी नहीं लगाती है। तो पोखरण में मंदिर है आशापुरा माता का, और यहाँ पर बिस्सा जाति जो है वो इन माता को अपनी कुल देवी मानती है। पोखरण से संबंधित हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़े, जिसमें हमने परमाणु परीक्षण की भी बात की थी, पोखरण से संबंधित खेतोलाई की भी हमने बात की थी। तो यहाँ पर हम सिर्फ आशापुरा माता के मंदिर की बात करेंगे। इसके बाद में स्वांग्या माता की हम बात करते हैं। स्वांग्या माता से संबंधित एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकते हैं, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ये मूर्तियां जो है 7 मूर्तियां हैं, और राजस्थान के रेगिस्तानी जिले जैसलमेर में इनके 7 मंदिर माने जाते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख जो इनका मंदिर है, प्रमुख मंदिर ये कहां पर है, ये है गजरूप सागर झील। और ये गजरूप सागर झील कहां पर है, ये शहर से 4 किमी दूर स्थित। और ये मंदिर किसने बनवाया था, मंदिर किसने बनवाया, मंदिर के निर्माता। तो मंदिर के निर्माता कौन थे, और वो मंदिर के निर्माता थे महारावल गज सिंह हैं। और इनके बारे में, गज सिंह जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही लोग उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जैसे ही गजरूप सिंह जी उठते और माता के मंदिर की तरफ से, वहां दुर्ग पर खड़े खड़े ही माता के मंदिर की तरफ करके उनको प्रणाम करते और उनकी आराधना किया करते थे। उसके बाद में अपनी दिनचर्या को ये प्रारंभ करते थे। इन्होंने मंदिर यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि इन्होंने पहले यहाँ पर गजरूप सागर नाम से एक झील का निर्माण करवाया था, इस वजह से इन्होंने मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया। इसके बाद में बात करते हैं कि स्वांग्या माता जो है ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। स्वांग्या माता जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी मानी जाती है। और हमने तनोट माता, आवड़ माता के बारे में पढ़ा, वो जो है वो भाटी शासकों की आराध्य देवी मानी जाती है। कुल देवी और आराध्य देवी में बेसिकली अंतर इतना है कि कुल देवी तो हमारे वंश परंपरागत जितने भी वंशानुक्रम चल रहे हैं उनमें एक ही है, मतलब हमारे पूर्वज जिनको मानते थे उनको हम भी मानते हैं। हो सकता है उन माता के अलावा हमारी और भी किसी माता में आस्था हो, या हम उनको आराध्य देवी कह सकते हैं। तो कुल देवी वंश के हिसाब से चली आ रही एक ही कुल देवी होगी, लेकिन आराध्य देवी जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसलमेर के भाटी शासकों की यहाँ पर कुल देवी मानी जाती है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो मुड़ा हुआ भाला माना जाता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण महोत्सव ऑफर की। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, कॉम्बो ऑफर है। इसकी भी जानकारी जो 6 बजे वाली क्लास हुई थी सर की, उसमें संपूर्ण रूप से दे रखी है। रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं, अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं, ये स्पेशली अन्य विद्यार्थियों के लिए है। मतलब 2 कोर्स जो है वो स्पेशल एक साथ है। इसके साथ फ्री ई नोट्स का ऑप्शन भी है, तो डाउनलोड करें संकल्प ऐप और यहाँ पर आप इसका लाभ लें। नेक्स्ट बात करते हैं भूमिगत लाइब्रेरी की। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई भूमिगत लाइब्रेरियां तो हमने बहुत सारी देखी, लेकिन भूमिगत जो लाइब्रेरी है स्पेशली जैसलमेर में है, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो ये क्या है, एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय है। और ये स्थित कहां पर है, तो ये भादरिया लाठी क्षेत्र में है। भाई पोखरण तहसील में ये जगह पड़ती है। क्या विशेषता है इस लाइब्रेरी की कि यह विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी, विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत इसे लाइब्रेरी माना जाता है। भाई विश्व की बड़ी क्यों कहा जाता है, ऐसी इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है, इसमें 9 लाख पुस्तकों का
संग्रह है, मतलब इसमें 9 लाख किताबें पड़ी हुई है और 4000 पाठक बैठकर अध्ययन कर सकते हैं। भाई 4000 पाठक एक साथ बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं आप कि जब 4000 लोग टेबल कुर्सी पर बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी। भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर बनी हुई है और इसमें 9 लाख पुस्तकों का संग्रह किया गया है। अब इस लाइब्रेरी की स्थापना किसने की, तो यह भी एग्जाम में फैक्ट बन जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं संस्थापक की। संस्थापक कौन है इसके, किसने इसकी स्थापना की, तो संत हरिवंश जी ने संत हरिवंश जी जो है वो इसके संस्थापक माने जाते हैं। संत हरिवंश जी ने इस लाइब्रेरी को स्थापित किया गया था। देखनी हो तो कहां पर है ये, भादरिया जैसलमेर में ये लाइब्रेरी पड़ती है जी बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहगढ़ के बारे में कि शाहगढ़ जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राकृतिक गैस के भंडार स्थित हैं। भाई पूरा जैसलमेर जो है ना वहां पर क्या है कि प्राकृतिक गैस के भंडार है। जैसे पेट्रोलियम की बात करें, खनिज तेल की बात करें तो इसके भंडार कहाँ है, बाड़मेर में है और वहां पर खनन भी हो रहा है। लेकिन प्राकृतिक गैस के जो भंडार हैं अधिकांश कहां पर है, जैसलमेर में है। तो यहाँ पर शाहगढ़ जो है प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। और इससे संबंधित क्या फैक्ट हो सकता है, और यहाँ पर चीता परियोजना प्रस्तावित है। भाई ऐसा टाइटल करके अखबार में न्यूज आई थी। अब थार में दौड़ेगा चीता, मतलब चीते को यहाँ पर बसाने की, और इस क्षेत्र विशेष को हम कह सकते हैं कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर चीता अभ्यारण्य प्रस्तावित है, चीता परियोजना प्रस्तावित है। चीते के लिए विशेष तौर से कोई क्षेत्र यहाँ पर जो है वो चिन्हित किया गया है, और वो क्षेत्र कौन सा है, वो शाहगढ़ क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा कमायचा की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कौन, कमायचा। और कमायचा से संबंधित क्या एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसलमेर में पाई जाने वाली गायन जाति मांगणियार। जैसलमेर में पाई जाने वाली जो गायन जाति है मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र। भाई कमल साकर खा और पेपे खा जो है वो इसके प्रमुख वादक माने जाते हैं। पेपे खा सुरनाइक वादक भी माने जाते हैं। जैसलमेर में स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार और लंगा दो गायन से संबंधित जातियां मानी जाती है, जिनका संबंध किससे है, गायन से है, और उनका ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। किस प्रकार से ये दिखता है कमायचा, तो ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से कमायचा दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं खड़ीन क्या होता है। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करते हैं, चांदन नलकूप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खड़ीन या प्लाया जिले, इसे आप कह सकते हैं प्लाया जिले। तो खड़ीन पद्धति विकसित करने का जो श्रेय है वो पालीवाल ब्राह्मणों को दिया जाता है। ये एक जल संरक्षण पद्धति है और ये सबसे ज्यादा कहां पर है, जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो एग्जाम में यहां से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। खड़ीन की बात करें, प्लाया जिलों की बात करें, सबसे पहली बात इनसे संबंधित पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा
पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित जल संरक्षण पद्धति या जल संरक्षित पद्धति इसे हम कह सकते हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर में। सर्वाधिक कहां पर मिलती है? ये पश्चिमी राजस्थान में है, लेकिन जैसलमेर में सबसे ज्यादा मिलती है। दूसरी बात, खड़ीन या पलाया जिलों से संबंधित क्या? पहली बात तो हो गई पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित, सर्वाधिक जो है वो कहां पर? जैसलमेर में। अब ये है क्या, होती क्या है वास्तव में? तो भाई यहां पर ये क्या बनाया हुआ है? एक टांका बनाया हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली जैसलमेर में बारिश बहुत कम होती है, तो पालीवाल यहाँ पर रहते थे, तो वो क्या करते थे कि भाई चारों तरफ से ऐसी जगह देखते जो थोड़ी सी ऊंची हो और कठोर हो, उसके बीच में एक टांका बना दिया जाता था। तो ये एक प्रकार से तालाब का रूप धारण कर लेता था और बाद में पानी जो है वो इस टांके के अंदर भी भर जाता था। जो जब ये आसपास का पानी सूख जाए तब इस टांके के पानी को उपयोग में लिया जा सकता है। जैसलमेर में अधिकांश गांवों में जाओगे आप तो वहां पर आपको इस प्रकार की खड़ीन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। जैसलमेर प्रजामंडल भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। संस्थापक इसके कौन है? संस्थापक मीठालाल जी इसके संस्थापक हैं। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी 1945 में स्थापना। और स्थापना कहां पर हुई? तो स्थापना हुई थी जोधपुर में। जोधपुर में इसकी मीठालाल जी व्यास के नेतृत्व में 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? वो जोधपुर में स्थापित किया गया। और नेक्स्ट बात करते हैं चांदन नलकूप के बारे में। भाई बताइए चांदन नलकूप को किस उपनाम से जाना? तो यहाँ पर हम चांदन नलकूप के बारे में बात कर रहे थे। चांदन नलकूप के लिए चूकी जी विश्नोई का कमेंट आया है, इसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। बिल्कुल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी बीकानेर रियासत से बाहर कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पर नलकूप से बेसिकली क्या है? ट्यूबवेल है ये। और क्यों चर्चित है ये? भाई ट्यूबवेल तो बहुत सारी है वहां पर, इसी को हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? एग्जाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो चांदन नलकूप यह मीठे पानी की उपलब्धता के कारण, यह मीठे पानी की उपलब्धता के कारण थार का गढ़ा कहलाता है। इसे थार का गढ़ा कहते हैं भाई। और क्यों कहते हैं? मीठे पानी की उपलब्धता के कारण। ऐसा माना जाता है कि भाई सरस्वती नदी जो है अभी वर्तमान में जमीन में फ्लो हो रही है, अंदर बहती है, और उसी का ये प्रभाव है कि यहाँ पर रेगिस्तानी इलाके में जब चारों तरफ हम देख रहे हैं कि रेती रेत है, वहां पर भी मीठे पानी की जो उपलब्धता है वो कहां पर है? चांदन नलकूप में। तो चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। और नेक्स्ट मूमल के बारे में यदि हम बात करें तो मूमल जो है ना, आप कह रहे थे कि मूमल एक चित्र शैली का नाम है, तो मूमल जो है उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं, सभी फैक्ट को एक साथ किया गया है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए इस प्रकार से, मूमल क्या है? तो मूमल से संबंधित, मूमल लोद्रवा जैसलमेर की एक राजकुमारी का नाम भी है। मूमल एक श्रृंगारिक लोकगीत भी है जो जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना। दप्पू खान ने इसको बहुत फेमस बना दिया।
नेक्स्ट लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मुमल। जैसलमेर चित्र शैली का ये एक प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। आरटीडीसी राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक होटल है जो जैसलमेर में है, उसका नाम भी मुमल है। मुरु महोत्सव जैसलमेर में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, उसका नाम भी मुमल होता है, मिस मुमल। और समसामयिकी की एक मैगजीन चलती है, उसका नाम भी क्या है, मुमल। तो आप सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एग्जाम में यदि मुमल से संबंधित इस प्रकार के कोई फैक्ट आ जाए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसलमेर से संबंधित और भी क्या क्या फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, बिल्कुल कंटेंट जो है उसमें तो कोई कमी आपके लिए नहीं होगी। इसके अलावा और जैसलमेर से संबंधित क्या होती है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे कम वर्षा वाला जिला इसे कह सकते हैं। 10 सेमी से भी कम, 10 सेमी या सेंटीमीटर से भी कम। तो भाई सबसे कम वर्षा राजस्थान में किस स्थान पर होती है, तो वो है फलोदी जोधपुर। लेकिन जिला पूछ लिया जाए राजस्थान में कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो जैसलमेर। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें, सड़कों का घनत्व भी यहां पर सबसे कम है। सड़कों का घनत्व सबसे कम, सड़कों का घनत्व जो है वो भी यहाँ पर सबसे कम है। और क्या फैक्ट यहाँ पर जैसलमेर से संबंधित हो सकते हैं, सबसे कम वर्षा होती है, सड़कों का घनत्व यहाँ पर कम है, सबसे कम पंचायत, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला भी इसे मान सकते हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता इस जिले के बारे में हो सकती है, सबसे कम या न्यूनतम कह सकते हैं हम इसे, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी इसे हम कह सकते हैं। और भी बहुत सारी इससे संबंधित विशेषताएं जो है वो यहाँ पर हम लेने वाले हैं। आप कमेंट कीजिए और क्या विशेषता हो सकती। जी बिल्कुल, न्यूनतम जनसंख्या की बात कर ली हमने, युद्ध संग्रहालय की बात हमने कर ली है। इसके बाद में हम बात करते हैं न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां इस जिले में है। और इससे संबंधित क्या फैक्ट हो सकता है, और इससे यहां पर चारा बैंक स्थित है, चारा बैंक। और चारा बैंक कहां पर है, मोहनगढ़ में है। चारा बैंक मोहनगढ़ में है। मोहनगढ़ से संबंधित और एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकता है, तो मुख्य जो इंदिरा गांधी नहर है, IGNP की मुख्य नहर का समाप्ति स्थल जो है ना, वो भी इसे माना जाता है। और मुख्य नहर यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद में इसकी एक जो शाखा है वो कहां पर जाती है, गडरा रोड बाड़मेर तक भी जाती है। मोहनगढ़ में सबसे युवा किला भी है। तो ये फैक्ट जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी आपके जैसलमेर से संबंधित है। और बताइए आप सभी साथी, हाँ जी, भविष्य की संभावनाएं जैसलमेर में है। जी बिल्कुल। तो ये सारी अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने जैसलमेर के संदर्भ में ली, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार अपन रिपीट करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा देखें।
तो आज हमने सागरमल जी घोपा के बारे में पढ़ा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। हैदराबाद और जैसलमेर नामक 2 रियासतों में इनके जाने पर प्रतिबंध था। पिता की मृत्यु के बाद में ये कहाँ आए? जैसलमेर में आए। इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जेल में यातनाएं दी गई। 4 अप्रैल 1946 को जेल अधीक्षक गुमान सिंह जी ने इनके ऊपर क्या किया? मिट्टी का तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया गया। इस घटना की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया गया। बाद में भारत सरकार द्वारा इनको सम्मान देने के लिए 1986 में इन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इनकी 3 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम की दृष्टि से आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा। अब यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध सागरमल जी घोपा से नहीं है? और 3 के साथ में चौथा ऑप्शन आपको स्वतंत्रता बावनी भी दिया जा सकता है। तो स्वतंत्रता बावनी तेज कवि से संबंधित है। तेज कवि जिन्होंने जैसलमेरी रम्मत को प्रसिद्ध बनाया और इन्होंने स्वतंत्रता बावनी नामक रम्मत को लिख करके गांधी जी को भी भेंट की थी। नेक्स्ट बात करते हैं रीट खेलो और जीतो जो प्रतियोगिता चल रही है, उसके प्रथम 10 विजेताओं को कोर्स, टेस्ट सीरीज और ई नोट्स निःशुल्क रूप से दिए जाएंगे। इसकी अधिक जानकारी के लिए आज जो 6 बजे का जो वीडियो है वो आप जरूर देखें, डाउनलोड करें संकल्प क्लासेज का ऐप। नेक्स्ट अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना राज्य की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। 1999 में ये संचालित की गई, प्रारंभ हुआ था। सुजलोन कंपनी इसको ऑपरेट करती है। बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना भी जैसलमेर से संबंधित है। नेक्स्ट बिरमानिया जो क्षेत्र है रॉक फास्फेट के लिए जाना जाता है और इसके लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो तो जामर कोटड़ा क्षेत्र उदयपुर है, लेकिन जैसलमेर के संदर्भ में पूछा जाए तो बिरमानिया है जहां का रॉक फास्फेट, यहाँ पर रॉक फास्फेट के भंडार है और इसका उत्पादन भी हो रहा है। नेक्स्ट सानू या सोनू क्षेत्र जो है स्टील ग्रेड के चूना पत्थर के लिए जाना जाता है और ये चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में बहुत ही उपयोगी है। पीथला की बात करें, यहाँ पर पीला ग्रेनाइट जो है, पीला संगमरमर कह सकते हैं या ग्रेनाइट कह सकते हैं, मार्बल कह सकते हैं, जो यहाँ से निकलता है। पनराज जी की बात करें, इनकी लोक देवता के रूप में मान्यता है। मंदिर इनका पनराजसर जैसलमेर में है और इन्होंने गायों की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट बात करें राली। राली क्या है? राली मेहमानों के आने पर उनके बैठने के लिए बिछाया जाने वाला एक वस्त्र या कपड़ा जो जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है और ये स्पेशली कसीदाकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आशापुरा माता की बात करें, इनका मंदिर पोखरण में है और बिस्सा जाति की एक कुलदेवी मानी जाती है। स्वांग्या माता की बात करें, इनका प्रमुख मंदिर गजरूप सागर झील जो कि जैसलमेर शहर से 4 किमी दूर है, वहां पर यह मंदिर स्थित है। मंदिर का निर्माण महारावल गज सिंह जी ने करवाया और वो इनकी आराध्य देवी भी थी। कुल देवी तो है ही, बाकी आराध्य जो है सबसे ज्यादा जो मतलब एक तरीके से श्रद्धा जो थी गज सिंह जी की वो इनके प्रति थी, इसीलिए इन्होंने मंदिर बनवाया। जैसलमेर के बाटी शासकों की यह कुल देवी मानी जाती है। भाई इनके संदर्भ में कहें तो आराध्य देवी भी है और कुल देवी तो है ही। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण का जो महोत्सव चल रहा है, पर्यावरण महोत्सव ऑफर, इसकी जानकारी भी शाम 6 बजे वाला जो वीडियो है उसमें दी गई है। कॉम्बो ऑफर के बारे में आप सभी साथी एक बार जितने भी हैं ये सभी के लिए है और वो स्पेशली रीड के लिए है, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट भूमिगत लाइब्रेरी की बात करते हैं। पुस्तकालय जो है ये भादरिया लाठी क्षेत्र जैसलमेर में है। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी इसे कहा जाता है। इसमें 9 लाख पुस्तकों का संग्रह रखा हुआ है। 4000 पाठक एक साथ यहाँ पर बैठ करके पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना संत हरिवंश जी ने की थी। सागढ़ की बात करें, प्राकृतिक गैस के यहाँ पर भंडार स्थित है। यहाँ पर चीता परियोजना प्रस्तावित है। इसके अलावा कमाईचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जैसलमेर में पाई जाने वाली मांगनियार जाति जो है उनका ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। खड़ीन की बात करें, पलाया झीलों की बात करें, ये यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित, सर्वाधिक इनका विस्तार कहां पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर प्रजामंडल की बात करें, इसकी स्थापना मीठालाल जी के द्वारा की गई। 1945 में इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी। चांदन नलकूप जो कि मीठे पानी के लिए ये थार का गढ़ा कहलाता है। नेक्स्ट मुमल से संबंधित यदि एग्जाम में फैक्ट आ जाए कि मुमल क्या है, बेसिकली ऐसा सीधा प्रश्न आ जाता है, मुमल क्या है? मुमल एक प्रकार का आभूषण है। मुमल एक प्रकार का श्रृंगारिक लोकगीत है ना। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये इतने जो फैक्ट हैं ये सभी किससे संबंधित है? मुमल से संबंधित है। मुमल लोद्रवा की एक राजकुमारी का नाम है। श्रृंगारिक लोकगीत है जो जैसलमेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम भी मुमल था। पुस्तक का नाम भी मुमल है। इसके अलावा बात करते हैं जैसलमेरी चित्र शैली जो है वो भी प्रसिद्ध है और उसका भी एक प्रसिद्ध चित्र क्या है? मुमल।
आरटीडीसी की एक होटल है, उसका नाम भी है मूमल, जो जैसलमेर में है। मुरु महोत्सव आयोजित होता है, उसमें एक प्रतियोगिता रखी जाती है मिस मूमल की, तो मिस मूमल का संबंध भी इससे है। समसामयिक की एक मैगजीन जो है उसका संबंध भी किससे है, उसका संबंध भी मूमल से है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, यहाँ पर सबसे कम सड़कों का घनत्व है, सबसे कम ग्राम पंचायतें इसी जिले में है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है, न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला भी है, और यहाँ पर चारा बैंक जो है मोहनगढ़ में स्थापित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो मोहनगढ़ में यहाँ पर मुख्य नहर समाप्त हो जाती है। इसके बाद यहाँ से एक शाखा जो है वो गडरा रोड तक जाती है, जिसका मतलब जिसकी पूरी तरीके से हम डिटेल जो है बाड़मेर जिले के संदर्भ में पढ़ेंगे। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो तो हमने राजस्थान के परिचय के संदर्भ में इसकी बात कर ली थी। तो बताइए देखें आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी। जी बिल्कुल, सबसे व्यर्थ भूमि जो है वो भी यहीं पर है। सबसे व्यर्थ भूमि की बात भी लिख देते हैं, सबसे व्यर्थ बंजर भूमि वाला जिला। तो अब एक प्रश्न आपसे है कि राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि जो है वो किस जिले में है। इसका आप सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि जो है वो किस जिले में है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आपको प्रणाम परमाणु नगरी पोखरण से। जी बिल्कुल, भूगर्भ जल पट्टी है लाठी सीरीज, उसकी बात कर ली हमने। जी बिल्कुल, बताइए कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा व्यर्थ पठारी भूमि है। इसी के साथ हम क्लास का समापन करते हैं। देखें अभी तक किसी साथी का एक साथी का आया है। जी बिल्कुल, राजसमंद जिला आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। व्यर्थ पठारी भूमि राजसमंद जिले की। व्यर्थ बंजर भूमि जो है यहाँ पर ये भूमि कोई काम की नहीं है, कृषि कार्यों के लिए तो बिल्कुल भी ये उपयुक्त नहीं है। तो ये आज हमारी जो जैसलमेर जिला दर्शन की क्लास थी उसमें महत्वपूर्ण हमने तथ्यों की बात की। आज हमारा जैसलमेर जिला कंप्लीट होता है। कल हम जैसलमेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। भाई पहले जितनी भी रिवीजन प्रश्नोत्तरी हुई थी, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमने वो प्रश्नोत्तरी उस समय लाइव अटेंड नहीं की थी, तो बिल्कुल कल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जैसलमेर से संबंधित। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करके आना। चारों भाग जो हैं, 4 पार्ट जो हो चुके हैं जैसलमेर जिले के, उन सभी को आप अध्ययन करें, बढ़िया शानदार नोट्स बनाएं। कल हम मिलते हैं एक बिल्कुल शानदार प्रश्नोत्तरी के साथ, जो चित्रों युक्त प्रश्नोत्तरी होगी, और लाइव डिबेट के माध्यम से हम यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सभी साथी इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करें। डेली ये क्लास 8 बजे होती है और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल प्रतिदिन भेज दी जाती है। और आज सर की क्लास भी होगी। तो मिलते हैं कल वापस नए जोश और एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।